मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम कल्पना दास है और मैं एक हिंदी टीचर हूँ। और मैं आज आपको सुंदर भारत एफएल का लेसन नंबर 1 सुंदर भारत वो एक्सप्लेन करूँगी। इसके कवि जो है वो श्रीधर पाठक है और ये इकाई नंबर 1 है। उन्मुखीकरण। यह है भारत देश हमारा, इसके पर्वत नदियाँ नाले हरे भरे हैं, खेत निराले। अब आपको ये मालूम होना चाहिए जैसे लेसन के नाम से ही है सुंदर भारत, यानी कि भारत कैसा होगा, बहुत ही सुंदर। तो इसी के लिए उन्मुखीकरण में इन्होंने ये कविता दी हुई है। मैं एक बार कविता की लाइन फिर से पढ़ती हूँ। यह है भारत देश हमारा, इसके पर्वत नदियाँ नाले हरे भरे हैं, खेत निराले। सबको हर्षित करने वाले, सुंदरता में सबसे न्यारा, यह है भारत देश हमारा। यानी कि भारत देश की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि हमारा देश कैसा है और हमारे देश में क्या क्या है। तो हमारे देश में बहुत कुछ है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसमें नदी नाले तालाब पर्वत बहुत कुछ है। सबसे ऊंचा इसे उठाए, सब देशों का मुकुट बनाए। अभी इन्होंने क्या बोला है कि भारत देश जो है उसको सबसे ऊंचा उठाना है और ऊंचा उठाने के साथ ही इसे जो है सब देशों का क्या बनाना है, मुकुट। मुकुट कहाँ पे रहता है, यानी कि मुकुट जो है वो सर के ऊपर पहना जाता है। इसकी सेवा में जुट जाएं, वारे इस पर जीवन सारा, यह है भारत देश हमारा। हमें अपनी पूरा जीवन जो है वो भारत देश पे दे देना चाहिए। अब इसके अलावा बच्चों से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमेशा जो 10th क्लास के जो पेपर आता है हिंदी का, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसे कि हम कहते हैं पठित और अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको दोहे में से। पहला क्वेश्चन है कि भारत देश में खेत कैसे हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत देश के खेत कैसे हैं, हरे भरे हैं। तो आप कविता में से लाइन ले लेंगे। दूसरा पूछ रहे हैं आपको कि देश की शान बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम अपना जीवन इस पे वार कर सकते हैं। और इस कविता का संदेश क्या है, तो इस कविता में ये संदेश दिया गया है कि हमें अपना जीवन जो है अपने देश के ऊपर न्यौछावर करना चाहिए और देश को सबसे आगे ले जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे विधा विशेष की। बच्चों, विधा विशेष का मतलब है कि इसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, कविता किस तरह से है। प्रस्तुत पाठ एक गय कविता है। गय कविता का मतलब होता है गाने योग्य कविता। कविता साहित्य की सशस्त्र विधा है। यह कविता सौंदर्य अनुभूति तथा सौंदर्य ध्वनि का उदाहरण है। सौंदर्य अनुभूति मतलब हमें जिससे कि भारत की सौंदर्यता के बारे में पता चलता है। अब सौंदर्यता तो बहुत तरह की हो सकती है, आंतरिक सौंदर्यता, बाह्य सौंदर्य भी हो सकता है, लेकिन इस लेसन में आपको भारत की सुंदरता के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे उद्देश्य की। गीत एक सशस्त्र विधा है, विद्यार्थियों के हृदय में रमणीय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब स्टूडेंट्स को जो है ये बताना कि सुंदरता के प्रति रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, उनके प्रति उनकी इंटरेस्ट यानी कि रुचि पैदा करना। उन्हें कविता गीत आदि की रचना करने के लिए प्रेरणा देते हुए देशभक्ति की भावना को जागृत करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, इस कविता में आपको सुंदरता के अलावा, देश की सुंदरता के अलावा ये भी बताया गया है कि हमें जो है देशभक्ति की भावना जो है हमारे अंदर होनी चाहिए, खास करके बच्चों में और यानी कि सब में होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आप एक स्टूडेंट है तो हमें अपने देश के प्रति हमारी कैसी भावना हो, इसी के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कवि परिचय। तो इसके कवि कौन है, श्रीधर पाठक जी है, जिनका जन्म 11 जनवरी 1859 को उत्तर प्रदेश के जोंधरी नामक गांव में हुआ। उनकी शिक्षा संस्कृत और फारसी में हुई। सरकारी सेवा करने के पश्चात वे प्रयाग में आकर रहने लगे। उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में कविताएं लिखी है। उनकी रचनाएं विनोद, कश्मीर सुषमा, गोपिका गीत एवं भारत गीत है। आपने खड़ी बोली में काव्य रचना कर गद्य पद्य में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, 11 जनवरी को 1859 को उत्तर प्रदेश के जोंधरी में। और उनकी शिक्षा जो है वो संस्कृत और फारसी में हुई थी। सरकारी सेवा के पश्चात वो जो प्रयाग में रहने लगे। अब आपको पता होगा प्रयाग जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। और काफ़ी सारी इन्होंने रचनाएं भी लिखी है। गोविंद है, उसके मनोविनोद है, उसके अलावा कश्मीर सुषमा है, गोपिका गीत है, ये सारी इनकी काव्य रचनाएं हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बताया है कि गद्य और पद्य में इन्होंने एकता स्थापित की है।
और अंग्रेजी तथा संस्कृत पुस्तकों में अनुवाद भी किया, ट्रांसलेशन भी किया है इंग्लिश में और संस्कृत लैंग्वेज में। वे प्राकृतिक के सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार की भावनाओं के कवि थे। उनमें देश प्रेम की भावनाओं के बारे में भी उन्होंने कविताएं लिखी, समाज सुधारक भी थे वे, उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। चलिए अब हम लेसन के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात है इसका विषय प्रवेश। विषय प्रवेश का मतलब होता है बच्चों कि ये कविता जो है वो किस विषय यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपने लेसन पढ़ने से ही समझ लिया होगा, ये भारत की सुंदरता के बारे में है। भारत सुंदर देश है, विभिन्न धर्मावली का देश है। यहाँ की जनता में कर्मनिष्ठा है। यहाँ की ये विभिन्न धर्मावली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग जो है भारत में रहते हैं। और यहाँ की जनता जो है वो क्या है, कर्मनिष्ठा। कर्मनिष्ठा का मतलब होता है काम करने वाला, जो काम के प्रति अपनी निष्ठा रखता हो उसे हम कर्मनिष्ठा कहते हैं। लोगों में प्रेम और ममता की अपार दौलत है। बहुत सारे लोगों में प्रेम की भावना है। यहाँ की प्राकृतिक स्वभाव ने भारतीयों के हृदय पर असीम छाप डाली है। यहाँ का जो प्रकृति की जो सुंदरता है, बहुत हरे भरे पेड़ है, हिमालय पर्वत है, उससे जो है हम अपने हमारे दिल में अपने देश के प्रति एक अलग ही छवि और छाप होती है। चलिए अब हम दोहे की बात करेंगे। दोहे का फर्स्ट लाइन कहता है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा, देखो हमारा देश कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। सूची पे हिमालय, चरणों पे सिंधु आंचल। सूची भाल यानी कि इस भाल का मतलब क्या होता है, माथा, मस्तक। चरण का मतलब होता है पैर। तो भारत की जो माथा है यानी कि मस्तक है वो तो सबसे ऊपर रहता है, आपको मालूम होगा। वहां पे क्या हिमालय पर्वत है। और चरण का मतलब मैंने क्या बोला आपको, पैर। यानी कि पैर में क्या है, सिंधु आंचल, बहुत सारी नदियां हैं। उर का मतलब होता है बच्चों हृदय। उर पर विशाल सरिता सीत हीर हार चंचल। यानी कि इसकी जो हृदय है, यानी कि हृदय क्या हुआ है, धरती जो इतनी बड़ी है विशाल, यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती है। इसीलिए सरिता का मतलब नदी होता है, शीत का मतलब ठंडा होता है, और हार का मतलब माला जिसे आप कहते हैं। तो कह रहा है कि धरती की जो विशाल हृदय है इसमें बहुत सारी नदियां हैं, नदियों का पानी ठंडा है, और ऊपर से ऐसा दिखाई देता है ये सारी नदियां जैसे कि पृथ्वी के, धरती के गले का हार बना हुआ है। मणिबंधन या नप्पर का विस्तृत पट अंचल। और अगर हम आसमान की बात करें तो इन्होंने उसको बंधन नील कहा है। ऐसा लगता है रात के समय ये जो आसमान है यहाँ पे इसके आंचल में सितारे जड़े हुए हैं। सारा सुहृदय वैभव मन को लुभा रहा। देखो ये पूरा दृश्य जो है ये हमारे मन को लुभा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा, देखो हमारा देश कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। उपवन सघन बनाली। उपवन का मतलब होता है बगीचा। सघन बनाली यानी बनाली का मतलब होता है जंगल। सुखमा सदन खुशहाली, यहाँ के जो बगीचे हैं, जंगल है, वो बहुत सघन है और ये हमें बहुत सारी खुशहाली देते हैं। प्रवाट में श्राद्ध धन की शोभा निपट निराली। इसकी शोभा जो है बिल्कुल ही निराली का मतलब तो अनोखा, विचित्र, बहुत ही अनोखा विचित्र है। कमनीय दर्शनीय कृषि कर्म कर्म की प्रणाली। यहाँ के जो किसान लोग हैं जो काम करते हैं, वो उनके जो काम करने का तरीका है वो सब देखने ही लायक है। सुरलोक की छटा को पृथ्वी पे ला रहा है। देखो ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग के जैसा हमारी दृश्य, हमारी धरती दिखाई देती है, यानी कि स्वर्ग के जैसा छटा दिखाई देता है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा, देखो हमारा देश कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की बात करते हैं। सुरलोकी यहीं पर, सुख ओकी यहीं पर, यानी कि स्वर्ग भी यहीं पर है और सुख भी यहीं पर है। स्वाभाविक सुजनता गत सोग है यहीं पर। और यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल सज्जन है। जिस तरह से वो लोग जो है वो सुख में शामिल होते हैं, उसी तरह से गत शोक यानी कि दुख में भी शामिल होते हैं। सुचिता स्वधर्म जीवन बेरोक बेरोक है यहीं पर, यानी कि सभी अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, किसी को किसी हर धर्म को पालन करने का पूरा पूरा अधिकार है। भव मोक्ष का
यहीं पर अनुभव भी आ रहा है। देखो यहीं पर हमें मोक्ष का अनुभव भी आ रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो हमारा देश कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की बात करेंगे। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। तो यहाँ पे हम भारत की वंदना की बात करते हैं, उनकी अभिनंदन करने की बात करते हैं। हे न्याय बंधु, भारत देश कैसा है? न्याय बंधु देश है। निर्भय निर्बंधनीय भारत, यहाँ पे सबके लिए न्याय होता है। न्याय कैसा होता है? निर्भय, यानी कि किसी का भय नहीं रहता, ऐसा न्याय करते हैं। कहने का मतलब है कि सबके साथ एक जैसा न्याय होता है। मम प्रेम पाणी पल्लव अवनीय भारत, हमें अपने देश के प्रति बहुत सारा प्रेम की भावना है। मेरा ममत्व सारा तुझ में समारा, यानी कि हमारा प्रेम जो है वो हमारे अपने देश के प्रति सारा का सारा प्रेम समाया हुआ है। भारत हमारा कैसा सुंदर, देखो हमारा देश कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे जो है दोहे हैं उनका एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलिए अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे हम देखेंगे बच्चों, थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, आप टेक्स्ट बुक में पीछे देखिए। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको दिया हुआ है इन प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 पंक्तियों में लिखिए। यानी कि जो क्वेश्चंस है ये 4 नंबर के ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, 3 या 4 नंबर के। तो आपको इसके अंदर जो है इस क्वेश्चन का आंसर देना है। भारत देश की सुंदरता का वर्णन करिए। तो हमारा देश कैसा है इसकी सुंदरता का वर्णन करना है। तो आप क्या करेंगे, जो विषय प्रवेश है उसमें से भी आप थोड़े से लाइन ले लगते हैं। जैसे कि जब भी हम क्वेश्चन के आंसर शुरू करते हैं तो दोहे के संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं तो आप विषय प्रवेश का लाइन ले सकते हैं। जैसे हमारा देश बहुत सुंदर है, अनेक अनेक धर्मावली के बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, और हमारे देश में जो है किसान जो है वो किस तरह से काम करते हैं, और हमारे देश के लोगों की भावना कैसी है, इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। भारत की प्रकृति के निराली है, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य सारी दुनिया को लुभाती है। इन्होंने ये भी पूछा है, अपने शब्दों में स्पष्ट करिए। बच्चों ये क्वेश्चंस कई बार जो है छोटे भी आते हैं, यानी कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स का भी रहता है, और कई बार ये क्वेश्चंस 6 मार्क्स का भी रहता है। तो जब ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के आएंगे तब आप याद रखिए कि दोहे का अगर आपको सारांश टाइप अगर आपको याद है तो आप उसमें से भी जो इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, इन प्रश्नों के उत्तर 10 या 12 पंक्तियों में लिखिए। कृषि कर्म से क्या तात्पर्य है, यानी कि कृषि कर्म का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कृषि कर्म का अर्थ क्या है, कि हमारे देश में किसान जो है किस तरह से काम करते हैं। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, वो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, हम सबों की जो है वो पूरी धरती का वो भरण पोषण करते हैं। तो यहाँ पे कृषि और जो है किसान जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन के आंसर इस तरह से भी दे सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है भाषा के बाद, जिसे कि हम व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे दिया पर्यायवाची शब्द। तो पहला शब्द दिया हुआ उर, उर का मतलब होता है मन, हृदय। दूसरा शब्द दिया हुआ है नभ, नभ तो आप सबको पता ही होगा, नभ का मतलब तो बहुत कुछ होता है, आसमान, गगन, व्योम, अंबर, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं शब्द। उसी तरह से अब विलोम शब्द की बात करेंगे। विलोम शब्द लिखकर उनको वाक्य में प्रयोग करिए। तो यहाँ पे वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, खाली आपको विलोम शब्द ही बताना है। जैसे रुचि का मतलब होता है अरुचि, चंचल का चंचल, और सुंदर का कुरूप। उसके अलावा यहाँ पे देखिए बच्चों, तत्सम रूप भी दिया हुआ है। तत्सम और तद्भव 2 तरह के होते हैं। एक सो यहाँ पे जैसे संध्या का शाम होगा, अम्र का आम होगा, और मयूर का मोर होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।